हाल ही में जापान के उत्तरी तट पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और इसके बाद इस भूकंप से कई लोग घायल हुए और हजारों की तादाद में लोगों को बाहर निकाला गया। यह जो क्वेक था वह लगभग 54 किलोमीटर की गहराई पर आया था और इसका असर यह था कि 60 से 70 सेंटीमीटर की छोटी छोटी सुनामी लहरें चारों तरफ फैल गईं। यानी सुनामी लहरों का भी इस क्वेक के बाद जन्म हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि इस भूकंप का असर आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जहां पर यह भूकंप का क्षेत्र था उससे 500 से 550 किलोमीटर दूर तक इसे टोक्यो में भी महसूस किया गया। इसका मतलब यह भूकंप काफी खतरनाक माना जा रहा है। वैज्ञानिकों में ये काफी चिंता का भी कारण है। क्यों? क्योंकि जापान ने इस भूकंप के बाद मेगा क्वेक एडवाइजरी जारी कर दी है। तो आज के सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि मेगा क्वेक एडवाइजरी क्या है, जापान के इसे जारी करने के पीछे क्या कारण है, कब जारी की जाती है मेगा क्वेक एडवाइजरी और वैज्ञानिकों की चिंता का विषय क्या है, चिंता का कारण क्या है। इस एडवाइजरी के बाद क्या भारत पर कुछ असर पड़ने वाला है, क्या भारत पर इस भूकंप का कोई असर होगा। दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम इसी खबर के इर्द गिर्द जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी खबर देखिए, खबर है यही कि मेगा क्वेक क्या है, क्योंकि मेगा क्वेक एडवाइजरी जारी करने की बात जापान के जरिए कही गई है और यह चेतावनी कहां दी गई है। ठीक है, अगर खबर पर हम गौर फरमाएं तो अभी हमने चर्चा कर लिया कि कहां पर, जापान के उत्तरी तट पर बीते सोमवार की बात है 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और इससे कई क्षेत्र प्रभावित हुए। लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर की सुनामी लहरें उत्पन्न हुई। ठीक है, सुनामी लहरें उत्पन्न हुई। लगभग 80 से 90 हजार लोगों को इससे निकाला गया। ये भी ध्यान रखें, बड़ी खबर है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, मेगा क्वेक एडवाइजरी क्या है? मेगा क्वेक एडवाइजरी क्या है, प्रश्न। ठीक है, तो जापान का जो मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी है, जापान की मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी है, ठीक है, जापान मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी ने इसे जारी करने के बारे में चर्चा की। मतलब एजेंसी ने क्या कहा, एजेंसी का मुख्य मतलब, क्योंकि जापान ने एक नियम बनाया था। जापान ने हाल ही में वर्ष 2022 में एक खबर आपने सुनी भी होगी कि यदि किसी क्षेत्र में वर्तमान में 7 या उससे अधिक का भूकंप आता है या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है और इस क्षेत्र में पहले भी यदि बड़े भूकंप यानी 8+ तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं और अभी वर्तमान में फिर से 7 या 7 से अधिक का भूकंप आ रहा है, तीव्रता का भूकंप आया है, तो जापान एडवाइजरी जारी करेगा जिसे मेगा क्वेक एडवाइजरी कहा जाएगा। यानी यदि किसी ऐसे क्षेत्र में जहां वर्तमान में 7+ तीव्रता का भूकंप आया, 7+ तीव्रता का भूकंप आया है और पहले भी इस क्षेत्र में बड़े भूकंप यानी 8+ तीव्रता के विनाशकारी भूकंप यदि आ चुके हैं, विनाशकारी भूकंप यदि आ चुके हैं, तो इस क्षेत्र को लेकर जापान मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी मेगा क्वेक एडवाइजरी जारी करती है। यानी अब इस रीजन के लिए क्या कह दिया गया, अब इस रीजन को कह दिया गया क्योंकि पहले भी भूकंप आ चुके हैं और अभी वर्तमान में 7.5 का आया, तो क्या कह दिया गया कि अब यह रीजन किस क्षेत्र में आ गया, मेगा क्वेक वाले क्षेत्र में आ गया। यानी भविष्य में इसमें किसी बड़े भूकंप के आने की संभावना वाला रीजन या क्षेत्र। ठीक है, इस चेतावनी का अर्थ क्या है? इस चेतावनी का अर्थ है कि अगले एक सप्ताह में 8 या उससे बड़ी तीव्रता का भूकंप आने की संभावना है। ठीक है, तो इसकी चेतावनी का अर्थ ध्यान रखिएगा क्या है कि अगले एक सप्ताह में, ठीक है, इसी क्षेत्र की बात की जा रही है, सप्ताह में 8 या उससे अधिक तीव्रता
तीव्रता के भूकंप आने की संभावना, ध्यान रखिएगा, शब्द ध्यान रखिएगा, क्या है कि भूकंप की संभावना सामान्य से ज्यादा है इस स्थान पर, अब सामान्य से ज्यादा है। लेकिन एक और बात की गई कि इसमें डराने वाली बात नहीं है, ना ही ये किसी क्षेत्र के लोगों को परेशान करने वाली बात है। ये एडवाइजरी, चेतावनी इसलिए जारी की जाती है ताकि लोग तैयार रहें, ताकि लोग पहले से प्रिपेयर हो सके। लेकिन इसकी संभावना भी बहुत कम, लगभग 1% बताई गई है। ठीक है, ये है मेगाक्वेक एडवाइजरी, यानी किसी स्थान के लिए जो पहले से बहुत सारे विनाशकारी भूकंपों को झेल चुका हो, उस स्थान में यदि कोई वर्तमान में भूकंप आया है तो वो स्थान थोड़ा सा और ज्यादा स्थान प्रबल हो जाता है भविष्य में अधिक तीव्रता वाली भूकंप के लिए। इसके लिए जापान ने मेगाक्वेक एडवाइजरी जारी की। इसका अर्थ भी क्या है कि एक सप्ताह के भीतर की बात की गई है इसमें, उसकी भी संभावना 1% है कि ऐसा हो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वैज्ञानिक क्यों चिंता में है, इससे वैज्ञानिक क्यों चिंता में है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जापान के बारे में जाने। जापान 4 मुख्य बड़े द्वीपों और छोटे छोटे हजारों द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीपीय देश है। प्रमुख द्वीपों की बात करें तो देखिए ये है होकाइडो, ठीक है, फिर आप उससे नीचे आएंगे होन्शु, फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे ये शिकोकु और लास्ट में क्यूशु। ये 4 प्रमुख और छोटे 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 बहुत सारे द्वीप हैं जापान में, और इनसे मिलकर बना ये एक द्वीपीय देश है। किस क्षेत्र में है? पैसिफिक ओशन वाले क्षेत्र में है। इसके चारों ओर ध्यान रखें, ये पैसिफिक ओशन वाले रीजन में है। इसके देखिए, आप जैसे देखेंगे जापान वाले हिस्से में तो उत्तर से पश्चिमी हिस्से, उत्तर पश्चिमी में सी ऑफ जापान, ठीक है, जैसे ईस्ट सी के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप इसके दक्षिणी हिस्से में आएंगे, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ईस्ट चाइना सी है। इस हिस्से में दक्षिणी हिस्से में आप देखिए फिलीपींस सी है, ठीक है। लेक विका ये भी इसी से संबंधित है, जापान के बीचों बीच देखिए यहाँ पर लेक विका, ठीक है। इसके अलावा ओसाका किस शहर में, किस क्षेत्र में स्थित है ये भी ध्यान रखें, ये इलाके इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हिरोशिमा काफी फेमस स्थान है, इसकी लोकेशन देखिए किस पर है, ये वाले हिस्से में है, जो किसका हिस्सा है, देखिए ऊपर होन्शु, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा वाला हिस्सा क्या है, शिकोकु। आगे बढ़ेंगे, जापान किस, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जापान के किस द्वीप में जापान की राजधानी स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखिए ये है होन्शु, उसके बाद ऊपर वाला इलाका आ जाएगा होकाइडो का, ठीक है। तो ये जापान की लोकेशन है। अब एक और खास बात कि जापान के आसपास वाले रीजन, जापान सागर, ओखोटक सागर और पूर्वी चीन से यह घिरा है, ये हमने अभी यहाँ देखा भी, ठीक है। ये है, ये जो हिस्सा है इसके यहाँ पर ये सी ऑफ ओखोटस्क, ठीक है, ध्यान रखें। ये भूकंपी रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। जो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन जोन, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ये नीचे की तरफ धंस रही है और यहाँ बहुत अधिक क्या मात्रा में मलबा इकट्ठे होने से भूकंप की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि वैज्ञानिकों की चिंता के कारण का मुख्य कारण यही है। दरअसल किस हिस्से में स्थित है जापान, तो यह एशिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। कई हजारों द्वीपों और 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर यह बना है। वैज्ञानिकों की चिंता का कारण है यह। अगर हम जापान की स्थिति की बात करें तो यह खतरनाक सबडक्शन जोन में स्थित है, खतरनाक सबडक्शन जोन में स्थित है, ठीक है। ये खतरनाक सबडक्शन जोन की बात करें तो एक है पैसिफिक प्लेट और दूसरा ध्यान रखें पैसिफिक प्लेट, ये जो आप हिस्सा देख रहे होंगे ये ट्रेंच वाला हिस्सा है। ये कौन सी ट्रेंच है, ये है कुरील कामचटका ट्रेंच और ये है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट इसकी नीचे क्या हो रही है, धंस रही है, और जब कोई प्लेट ऐसे करके नीचे धंसती है देखिए तो नीचे जाकर वो बहुत गर्म लावा और बहुत सारा मलबा इकट्ठा करती है, और जब प्लेट नीचे धंसती जाती है बहुत अधिक मात्रा में इसने यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है मलबा, और यही जो इकट्ठा हो रहा है लगातार, इससे क्या होता है, ऊपर भूकंप की स्थिति बनती है। तो पैसिफिक प्लेट के नीचे धंसने की वजह से, और ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और ओखोटक प्लेट है। ये जो प्लेट है ये है ओखोटक सी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसके नीचे ये धंस रहा है, और इसके नीचे धंसने की वजह से हमने पढ़ा है अपसारी प्लेट सीमांत और अभिसारी प्लेट सीमांत। अभिसारी प्लेट सीमांत मतलब प्लेटों का टकराना और एक प्लेट का नीचे धंसना और एक का उसके ऊपर आ जाना,
जब प्लेट नीचे धंसती है तो मलबे के बहुत अधिक गर्म होने से वह लावा के रूप में ऊपर निकलने की कोशिश करता है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मलबा भी मौजूद है। अब ये बहुत तेजी से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो भूकंपीय गतिविधियां यहाँ बढ़ जाती हैं। यही सबडक्शन जोन है, ये जो हमने पैसिफिक प्लेट वाली बात यहाँ पर की। तो स्ट्रेन इकट्ठा होने से भूकंप की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। समय समय पर जापान में बड़े भूकंप भी आते हैं, ये इसी का रीजन है। 2011 में जो टोहोकू नामक भूकंप आया था, टोहोकू, इसमें कई हजार लोगों की जानें गई थी, जो इसी का नतीजा था। ठीक है, जिसकी तीव्रता थी 9 मैग्नीट्यूड, या आप कह सकते हैं 9 रिएक्टर का भूकंप आया था, जिसने विशाल समुद्री सुनामी पैदा की थी। 20,000 लोगों की यहाँ मौत हुई थी। और फुकुशिमा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो यहाँ पर ध्वस्त हुआ था। इससे कई क्षेत्रों में बहुत विशाल तरीके से जो रेडिएशन है वो फैली थी। कई लोग आज भी इससे प्रभावित हैं। तो ये हमने बात की कि वैज्ञानिकों की चिंता का मुख्य कारण क्या है, सबडक्शन जोन में इसके स्थित होना, जहां पैसिफिक प्लेट जापान और कुरिल ट्रेंच के साथ नॉर्थ अमेरिकन और ओखोटस प्लेट के बीच नीचे से गुजरती है। और इस वजह से यहाँ बहुत अधिक स्ट्रेन जमा हो जाता है और कभी कभी मेगा थ्रस्ट भूकंप का यह कारण बनता है, क्योंकि ये स्ट्रेन मेगा थ्रस्ट भूकंप में निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात कि भारत पर क्या कोई खतरा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, भारत पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, ये हम बात करेंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें, ये है पैसिफिक प्लेट, क्योंकि पैसिफिक एरिया ये है। ठीक है, ये है जापान, और यही प्लेट जो है ये स्ट्रेंज से नीचे धंस रही है। इस वजह से ये जो क्षेत्र है ना, बिल्कुल सबडक्शन जोन के नजदीक होने की वजह से यहाँ पर हिस्सा आता है। तो भारत पर इसका संकट इसलिए नहीं है क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह पैसिफिक ओशन में स्थित है। भारत स्थित है इंडियन ओशन में। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में। तो जापान पर यदि कोई भूकंप आता है उसका सीधा प्रभाव भारत पर नहीं है। चेतावनी यदि हम देखें तो इसे आप इस तरीके से ले सकते हैं, सीधा खतरा तो नहीं है भारत पर, लेकिन भारत भी चूंकि किसी न किसी टेक्टोनिक प्लेट की स्थिति में स्थित है। अगर भारत टेक्टोनिक वाली कंडीशन में स्थित है तो भारत को भी अपने भविष्य के किसी डिजास्टर से बचने के लिए बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है। ये जरूर भारत को ध्यान देना होगा। जापान भूकंप में जो आएगा, जापान में जो भूकंप आएगा वो पैसिफिक ओशन में आएगा। सुनामी ऊर्जा जो होगी वो वहीं तक फैलेगी, ना कि आप कहें कि हिंद महासागर वाले इलाके में। भारत पर सुनामी का जो खतरा है वो कहां से है, वो है सुंडा ट्रेंच से। ठीक है, सुंडा ट्रेंच, और इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो हिस्सा, देखिए इंडोनेशिया वाला जो हिस्सा है, सुमात्रा वाला जो हिस्सा है, ये सुंडा ट्रेंच के आसपास वाले क्षेत्र है। तो भारत को इससे खतरा है। इसके अलावा भारत को खतरा है अरेबियन सी के कुछ सबडक्शन जोन से। ये अरेबियन सी यानी इस तरफ भारत के इस वाले हिस्से में, और इस वाले हिस्से में ये। ठीक है, तो सुंडा ट्रेंच से बचने की जरूरत है, ये खतरा का कारण है। और ये अरेबियन सी, ये भारत के लिए सुनामी या भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई खतरा आता है सुनामी से, तो ये दो रीजन भारत के लिए ज्यादा खतरनाक है। जैसे 2004 की जो सुनामी शुरू हुई थी वो यही सुंडा ट्रेंच, सुमात्रा के आसपास से शुरू हुई थी। खासकर सुंडा ट्रेंच ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भारत के लिए ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। भारत को जरूरी है अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुधारने की। तो क्या ध्यान रखना है भारत को कि भारत सबसे पहले सुंडा ट्रेंच, इससे खतरा है। दूसरा है अरेबियन सी वाली, अरेबियन सी सबडक्शन जोन, इससे। तो जरूरी क्या है कि भारत कुछ एडवाइजरी पहले से ही प्रिपेयर करके रखे। दूसरा अर्ली वार्निंग सिस्टम, भारत का अर्ली वार्निंग सिस्टम सुधारने की जरूरत है उसे। अर्ली वार्निंग सिस्टम भारत को अपना सुधारने की जरूरत है। ये भी जरूरी है कि भारत इवैक्यूएशन प्लानिंग को मजबूत करे। इवैक्यूएशन प्लानिंग यानी लोगों को इनसे कैसे निकाला जाएगा, इसे लेकर प्लान करें। भारत का जो तटीय प्रबंधन है, खासकर सुनामी से बचने के लिए, तो तटीय क्षेत्रों में नई एडवाइजरी, तटीय क्षेत्रों में कैसे लोगों को बचाया जाएगा, इसके लिए प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। तो ध्यान रखें, एक और पॉइंट आपको नोट करना है, तटीय प्रिपेयर्डनेस या तटीय एडवाइजरी,
एडवाइजरी, एडवाइजरी के साथ आपको नोट करना है प्लानिंग। इसके प्रिपेयरनेस की भारत को ज्यादा जरूरत है। तो जापान में देखते हैं एक हफ्ते में, क्योंकि वैज्ञानिकों का जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो यही है कि कहीं ये किसी भविष्य के बहुत खतरनाक भूकंप के पीछे, या इसे आप कह सकते हैं एक शब्द है उनके लिए, कि कहीं उसका फॉरशॉक तो नहीं है, कि कहीं ये किसी फॉर शॉक का कंडीशन तो नहीं है, इसके बाद कोई बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का भूकंप जापान में आए जो वहां के लोगों को तहस नहस कर दे। इसलिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस ने घर बैठे तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर कोर्स लॉन्च किया है। ये कोर्स है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, मात्र 24,999 रुपए में। तो अगर आप भी करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, वो भी घर बैठे ही, नहीं चाहते कहीं जाना, तो आप इस कोर्स की मदद से घर बैठे यूपीएससी आईएएस का सपना साकार कर सकते हैं। फीस भी बहुत कम है, आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी स्टूडियो से, आपको माफ कीजिएगा 2 साल तक की करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेगी, यानी आपको जीएस कवर करने के साथ साथ 2 साल तक करंट अफेयर की क्लासेस मिलेगी। 24 महीने तक आपको करंट अफेयर का मासिक पीडीएफ का संग्रह भी मिलेगा। तो देर किस बात की, शुरू करिए। एडमिशन क्योंकि शुरू हो चुके हैं, तो आप भी शुरू करिए अपनी तैयारी। 8750187501 पर कॉल करिए और एडमिशन ले लीजिए, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप में भी ये कोर्स अवेलेबल हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, हाल में जापान के उत्तरी तट पर आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी? ऑप्शन ए 6.1, ऑप्शन बी 7.5, ऑप्शन सी 8.2, ऑप्शन डी 9। कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप अभी हाल ही में जापान में आया था? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।